शुरू हो गया क्या? रेडी। हेलो स्टूडेंट, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी वेल। जैसा कि आपको पता है कि इंतजार की घड़ी समाप्त हो गई है और यूपीएससी 2026 का नोटिफिकेशन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए आयोग द्वारा रिलीज कर दिया गया है। अब इस नोटिफिकेशन को थोड़ा सा लेट डिले किया है। रीजन क्या था कि रिसेंटली आपने देखा है कि बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं, जैसे में कुछ फ्रॉड के इश्यूज और इससे संबंधित इश्यूज। इसी के रिगार्डिंग यूपीएससी ने कुछ अपना सिक्योरिटी या नीतिगत यानी अपनी पॉलिसी में, यानी कि जो आप फॉर्म सबमिट करते हैं या जो आप डॉक्यूमेंट्स देते हैं उसकी वेरिफिकेशन के लिए या सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ना कुछ मेजर चेंजेस किए गए हैं। तो आज का जो नोटिफिकेशन है जो हम डिस्कस करने आए हैं वो आपको पता है ये बहुत लेंथी नोटिफिकेशन यूपीएससी के द्वारा जारी किया गया है जो अप्रॉक्स 160 पेजेस का है। लेकिन इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस बार के नोटिफिकेशन का जो फॉर्म भरने का डेट है वो कब है, लास्ट डेट क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, कितनी सर्विसेज को इसमें शामिल किया गया है और इसके अलावा इसमें कितना नंबर ऑफ वैकेंसीज शामिल है। जैसा कि आपको पता है कि टोटल 933 यानी कि 933 वैकेंसीज को अब तक यूपीएससी ने इसके लिए ये एग्जाम 2026 का कराया जाएगा। इसके अलावा 4 फरवरी यानी कि कल से फॉर्म का जो लिंक है वो एक्टिव कर दिया गया है, आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। लास्ट डेट 24 फरवरी है, ध्यान रखिएगा 24 फरवरी। इससे पहले ही आप अपना फॉर्म सबमिट कर लीजिएगा। कोशिश कीजिए कि लास्ट डे नहीं जाए। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो अदर जो एग्जाम होते हैं उसकी जो लास्ट डेट की जो टाइमिंग होती है वो 12 AM होती है, यानी कि रात को 12 बजे तक। बट यूपीएससी ऐसा नहीं करता, वो इवनिंग तक यानी कि जो ऑफिस टाइमिंग होता है वहीं तक ही ऑफिस फॉर्म भरने का आपको टाइम मिलेगा। इसलिए आप कोशिश करिए कि आप 20 से पहले अपनी फॉर्म को सबमिट कर लें। एज लिमिट जैसा कि आपको पता है, अगर जनरल कैंडिडेट हैं तो 21 ईयर मिनिमम एज होना चाहिए और मैक्सिमम अगस्त के अकॉर्डिंग आप एक बार जाके चेक कीजिएगा 32 ईयर होना चाहिए, उसमें मंथ जरूर चेक कीजिएगा आप, ठीक है। इसके अलावा जो प्रीलिम्स एग्जाम का जो डेट है, जैसा कि आपको पता है कि जो यूपीएससी का जो सिविल सर्विसेज एग्जाम है वो 3 स्टेट में कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू होता है। तो ये जो एग्जाम है अभी सबसे पहले ये फर्स्ट स्टेज का एग्जाम होगा प्रीलिम्स, जिसका डेट 24 मई 2026 डिसाइड किया गया है। उसके अलावा जो मेंस का डेट है वो क्या है, 21 अगस्त है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसमें कितने नंबर ऑफ सर्विसेज शामिल हैं। जैसा कि आपको पता है कि सिविल सर्विसेज में जैसे आपको मालूम है कि केवल आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ऐसा नहीं है, टोटल 23 जो वेरियस टाइप ऑफ पोस्ट होते हैं या सर्विसेज होती हैं ऑल इंडिया लेवल पे, उनको इसमें शामिल किया गया है। अब थोड़ा सा हम इसमें नोटिफिकेशन में देख लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि नोटिफिकेशन बहुत ही ज्यादा लेंदी है कि इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं, मैं अगर आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूं तो इसमें पेज नंबर, आप आ जाइए, पेज नंबर 8 है, 5 है, सॉरी, पेज नंबर 5 में आप देखिए 23 अलग अलग जो एग्जाम हैं डिपार्टमेंट के जिनके थ्रू वैकेंसीज ली जाती हैं वो, यानी इसमें नंबर 1 पे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, ऑडिट एंड अकाउंट ग्रुप ए, ये सारी ऐसे सर्विसेज हैं जिनको कंबाइंड करके यानी जो 933 वैकेंसीज हैं वो इन्हीं सारे डिपार्टमेंट्स में भरी जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको दिखाऊं तो नोटिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि आपको जल्दी क्यों भरना है, क्योंकि इसमें क्या होता है प्रीलिम्स और मेंस का जो सेंटर होता है वो आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप जल्दी फॉर्म को सबमिट करेंगे तो आपको बेनिफिट क्या होगा कि आपका जो मन चाहे यानी कि जो आप सेंटर चूज करेंगे वो मिलने के चांसेस लगभग 100% होते हैं। जैसे जैसे डेट बीतता जाएगा तो जब सेंटर फुल होगा तो आपको आपका मनचाहा सेंटर भी मिलने में दिक्कत होगी या कई बार नहीं मिलता है, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए पेज नंबर, अगर आप आ जाएंगे कि अगर जो बच्चे चाहते हैं कि सिलेबस आप हमारी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं www.onlycompetition.com पे। अदरवाइज आप
यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके ये डाउनलोड करेंगे तो इसमें पेज नंबर 26 में आप देखिए प्रीलिम्स का सिलेबस दिया गया है, मेंस एग्जाम का सिलेबस दिया गया है कि कितने पार्ट में ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा और टोटल मार्क्स कितने होंगे। जैसा कि आपको पता है जो टोटल इसका जो ग्रैंड टोटल होता है जिसमें मेरिट लिस्ट बनती है वो कितना है, 2025 मार्क्स का ये टोटल एग्जाम होता है जो मेंस और इंटरव्यू के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, प्रीलिम्स का एग्जाम के जो मार्क्स होते हैं वो क्या होता है, एलिमेंट्री एग्जाम होता है, वो कभी भी आपके फाइनल मेरिट में काउंट नहीं होता है। ठीक है, चलिए जैसा कि आपको पता है कि प्रीलिम्स में दो एग्जाम होते हैं, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 2 को ही सीसैट कहते हैं और जीएस पेपर 1 200 मार्क्स का होता है और 100 क्वेश्चन होते हैं, यानी ईच जो क्वेश्चन है वो कितने नंबर का है, 2 नंबर का है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कुछ मेजर चेंजेस का। हमारे साथ राजशेखर सर हैं, आपको पता है रिस्पेक्टेड फैकल्टी, जीएस पेपर 2 के हैं और ये पॉलिटी एंड गवर्नेंस को डील करते हैं प्रीलिम्स के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, काफी टाइम से मेंटरशिप प्रोग्रामिंग के द्वारा चलाया जाता है और बहुत सारे बच्चों की इन्होंने मेंटरिंग की हुई है। अब हम बात करते हैं कुछ मेजर चेंजेस की और कुछ मेजर बदलाव की, जिसको लेके हम आज यहां पे आप लोगों के सामने थोड़ा सा डिले उपस्थित हुए हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या था कि सबसे पहले नोटिफिकेशन को पढ़ना, नोटिफिकेशन में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें दी गई हैं उसको थोड़ा सा समझना और उसको आसान शब्दों में खुद समझ के आप तक कैसे उस बात को पहुंचाई जा सकती है, इसका हमने R&D किया। ये क्यों किया, क्योंकि आप सपोज कीजिए कुछ फॉर्म भरने जा रहे हैं, जैसा कि आपको पता है कि कुछ ऐसे केसेस हुए हैं जिसपे यूपीएससी को भी लगा कि नहीं, अब जो हम जैसे सपोज करिए ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है या डिसेबिलिटी से रिलेटेड कोई सर्टिफिकेट है या इसके अलावा कोई ऐसा सर्टिफिकेट जिससे रिजर्वेशन क्राइटेरिया के अंतर्गत आता हो, तो उसके लिए भी पॉलिसीज में चेंजेस की गई हैं। इसके अलावा प्रीलिम्स और मेंस में जो सेंटर पे एग्जाम होगा वहां पे सिक्योरिटी को भी थोड़ा सा पहले से ज्यादा जो है कि और ज्यादा सही करने के लिए यूपीएससी ने कुछ कदम उठाए हैं। स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे। राजशेखर सर से हम जो मैंने पॉइंट्स निकाले हैं ये आपके 160 पेजेस के नोटिफिकेशन में वो हम लोगों ने डिस्कस करके, तो 1 बाय 1 करके हम डिस्कस करते हैं। सर इस बार के जो आवेदन प्रणाली है उसमें क्या मेजर बदलाव हुआ है और बच्चों को क्या ध्यान रखना चाहिए पहली बार, यानी कि 2025 और 2026, चूंकि इस बार नोटिफिकेशन भी थोड़ा डिले हुआ, आपको भी बेहतर पता है कि कुछ समय पहले तक ऐसा था कि नोटिफिकेशन आने वाला है लेकिन आयोग ने खुद एक नोटिस जारी करके इसको थोड़ा डिले किया। तो इसमें क्या है, आप एक बार प्रकाश डालिए इस मुद्दे पे। बच्चों इस बार ना जैसे कि जो नोटिफिकेशन डिले हुआ है आप सबको पता है, तो इसका कारण ये था कि यूपीएससी अपने भीतर अपने एग्जाम पैटर्न की बात हो, वहां पर पॉलिसी लेवल पर भी एग्जाम कंडक्ट करवाने का जो प्रोसीजर है या एप्लीकेशन का जो प्रोसीजर है, हर जगह एक तरीके से कुछ स्ट्रक्चरल और पॉलिसी बेस्ड चेंज आए हैं। जैसे कि पहला आपका कि पहले स्टेप से हम शुरुआत करेंगे, तो जो आवेदन प्रणाली है आप किस तरीके से आप अप्लाई करते हैं एग्जाम को, तो 2025 में जिन बच्चों ने अप्लाई किया होगा उनको पता होगा एक शब्द चलता है OTR, वन टाइम रजिस्ट्रेशन का। तो ऐसा लग रहा था कि पिछली बार तक कि एक बार कर दिया तो यूपीएससी का जो भी एग्जाम आप लोग को देना है उसी के बेस पर होगा, लेकिन अब उसको हटा दीजिए, अब वो आपका पुराना हो गया। 2026 में अब जो आपको अप्लाई करना है वो URN शब्द का, वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। URN क्या है? यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर। आप पिछले साल तक अगर आप लोगों ने अप्लाई किया होगा तो upsc.gov.in यूपीएससी के इस वेबसाइट पर जाते थे, आप अपना OTR करते थे और आपका फॉर्म सबमिट हो जाता था। लेकिन इस बार आपको 4 स्टेप में फॉर्म भरना है। पहले आप जाएंगे, अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। अब अकाउंट क्रिएट करने का मतलब क्या, बहुत आसान है, अपना नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर डालेंगे, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपका ईमेल आईडी, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद से सेकंड स्टेप पर आपको करना है URN, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर। काफी लंबा चौड़ा है, इस पर अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, हम लोग बनाएंगे, ठीक ना, भर के दिखाएंगे आपको कैसे। सारा डिटेल यहाँ पर एकदम अपडेटेड सही आपके पास होना चाहिए। URN मतलब ऑल इंफॉर्मेशन
आप जब यूपीएससी को जो भी वो पूछ रही है दे देंगे तो आपका एक नया विंडो खोलेगा, वो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म का है। आप कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो उसके बाद से फिर आपका जो है एग्जाम स्पेसिफिक मॉड्यूल का कॉलम आएगा, आप उसको फिल करेंगे और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो पहला तो आवेदन की प्रक्रिया में ही ये एक स्ट्रक्चरल चेंज किया गया है, जो लेंदी है लेकिन आपको इरिटेट कर सकता है शायद, लेकिन ये आप ही के लिए है और एग्जाम प्रणाली को पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट और सिक्योर करने के लिए है। पहला मेजर चेंज तो सर ये है आवेदन प्रणाली को लेकर के। ठीक है। दूसरा, जैसे कि हम कई बार क्या है, फॉर्म भरते समय अगर कोई गलती हो जाए तो इस बार जो मिस्टेक्स हैं हाँ उसमें सर, कैसे हम करेक्शन को हम क्या बिल्कुल, इसमें ये सर बदलाव आपने किया बहुत गया अच्छा है? पूछा। इसको लेकर के एक्चुअली ना बच्चे खास करके जो रूरल एरियाज के हैं, और रूरल एरिया छोड़िए सर, मैं तो शहरों की भी बात कर रहा हूँ जहां पर हम लोग हैं, यहाँ पर भी इतने डिजिटल फ्रेंडली, इतना डिजिटल मोड होने के बाद भी कई बच्चे शायद कोताही करते हैं या उनको कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं फॉर्म भर सकता हूँ, बिल्कुल। इसलिए साइबर कैफे में चले जाते हैं और अपना जो डिटेल दिया। तो कई बार क्या होता है कि आपने फॉर्म नहीं डाला है, किसी के भरोसे छोड़ दिया है, तो एरर हो जाता था। आप बहुत लाइट लेते थे कि क्या करना है, जब लास्ट में मेरा फॉर्म सबमिट होगा मैं निकाल करके देखूंगा, अगर मेरे को कहीं भी कुछ एरर मिस्टेक दिख रहा है तो मेरे पास विंडो है, मैं इसको करेक्ट कर दूंगा। इस बार वो गलती नहीं करना बच्चों, कोई करेक्शन विंडो यूपीएससी ने इस बार नहीं दिया है कि वन टाइम इफ योर फॉर्म हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। ये चारों प्रक्रिया जो मैंने पहले स्टेप में आपको बताई है किस तरीके से आवेदन करना है, अगर आपने फाइनल डाल दिया है तो अब इस बार एडिटिंग का, उसमें करेक्शन का कोई विकल्प आपके पास नहीं होगा। तो बहुत सावधानी से खुद से अगर फॉर्म भरवा भी रहे हैं बच्चे कहीं बैठ करके, तो आप पीछे बैठिए और भरवाइए एक एक डिटेल देख करके। एक बार गलती हुई तो इस बार करेक्शन का मौका नहीं है, ये बहुत बड़ा चेंज है सर। मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं बच्चों से कि जब एक बार हम जब फॉर्म सबमिट करते हैं खुद से भी या किसी साइबर कैसे, जैसे बहुत से रूरल बैकग्राउंड के बच्चों के पास फोटो के लिए उनके पास कई बार मजबूरी भी होती हाँ, है कि वो, बिल्कुल। तो आप, सर का कहना बिल्कुल सही है कि जब आप फॉर्म को फाइनल सब, आप चाहे खुद से भरें या किसी और से फॉर्म सबमिट करवाएं, लेकिन बिफोर फाइनल सबमिशन आपके जो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो आधार नंबर हो, 10th की मार्कशीट हो या ग्रेजुएशन की मार्कशीट हो, आप प्रॉपर नंबर को एक बार या नाम को, स्पेलिंग को रीचेक कर लें और जब आप सेटिस्फाइड हो तभी करें। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लगता है तो आप वहां से भी फॉर्म को डिसॉल्व करके फिर से किसी और 1-2 घंटे का गैप लेके आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप फॉर्म एक बार लिए तो आप उस समय सबमिट ही करना है, जब तक आप पूरी तरीके से सेटिस्फाइड ना हो। एक एक इंफॉर्मेशन आपके हिसाब से ठीक है सर, बहुत अच्छा। सबमिट करें। चलिए, अब इसके बाद सर ये एग्जाम डे सिक्योरिटी को लेके भी कुछ मेजर चेंजेस हुए हैं इस बार। एग्जाम डे सिक्योरिटी को लेकर के देखिए, कई बार ऐसी जो समस्या आ रही है, ठीक ना, कि मतलब लोग, ऐसा मैं मानता नहीं हूं कि यूपीएससी बहुत ही विश्वसनीय, मतलब ट्रस्टेबल इंस्टीट्यूशन है, हर कुछ अपने हिसाब से सही करने की कोशिश करती है, लेकिन जिस तरीके से डमी कैंडिडेट्स की बात चल रही है, मतलब यूपीएससी में अभी तक ये अच्छी बात है कि बात नहीं आई है, लेकिन चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे कहीं भी वो सब जो चीजें हो रही है, तो यूपीएससी एक अभी से ही वो प्रिकॉर्डिव मेजर ले रही है कि ना भाई, हम तो एग्जाम के दिन पर कोई भी गोलमोल नहीं होने देंगे। तो पहले क्या होता था, आप अपना एडमिट कार्ड लेकर के जाते थे, अपना एक फोटो आईडी कार्ड लेकर के जाते थे, कोई भी, चाहे आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो या वोटर आईडी हो या फिर आधार कार्ड हो। इस बार यूपीएससी ने स्पेशली रिकमेंड किया है कि आपको फोटो आईडी के तौर पे अपना आधार कार्ड लेकर के आना है, और वहां पर भी एग्जामिनेशन सेंटर पे भी फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम की बातचीत की गई है कि वहां पर जब आप जाएंगे तो वहां पर सिर्फ आपका एडमिट कार्ड और आपका फोटो आईडी कार्ड देख कर आपको एंट्री नहीं दिया जाएगा। फॉर्म डालते समय भी इस बार मैं बताऊंगा आगे उसमें क्या चेंज हुआ है, फोटो आपको लाइव क्लिक करना है अपना, और वहां पर सेंटर पे भी जिस दिन आप एग्जाम देने जाएंगे तो फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम वहां पर लगाया गया है वेरिफिकेशन के लिए, जो बहुत सही है। चलिए, जैसा कि आपको पता है कि रिसेंटली अगर कुछ स्टेट्स में भी इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया है, जो लोग यूपीपीसीएस और बीपीएससी का एग्जाम आपके सीनियर्स या आपके कलीग कुछ दिया होगा तो उनको पता होगा कि वहां पे भी ऐसी ही सिक्योरिटी, लेकिन चूंकि यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग अगर कुछ कर रहा है तो वो अपनी गुणवत्ता को बहुत बेहतर बनाया होगा उन्होंने। तो ये तो अब जो है मई में ही पता चलेगा कि उन्होंने क्या इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। सर, इस बार सेंटर एलोकेशन को लेके क्या व्यवस्था की गई है? हाँ देखिए, सेंटर एलोकेशन को लेकर के क्या था ना, कि पहले था एक तरीके से पहले आओ पहले पाओ, मतलब पहले जिसने अप्लाई कर दिया उसने, अगर उसका जो सेंटर वो चाहता है अपना मनपसंद, अगर वो वैकेंट है तो वहां पर मिल जाएगा। इस बार जो स्पेशली डिसेबल्ड, जिनको पीडब्ल्यू बीडी कैंडिडेट कहा जाता है, उनके लिए एक यूपीएससी ने फैसिलिटी दिया है
कि वो लास्ट मोमेंट तक भी जिस दिन फॉर्म सबमिट होगा वो अपना मनपसंद सेंटर चुन सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बताऊं आप लोग के, जैसे मैं दिल्ली से बात कर रहा हूं, दिल्ली प्रायोरिटी लिस्ट पर होता है हर बच्चे के। तो अगर दिल्ली का सेंटर पूरा का पूरा फुल हो भी गया है और फिर भी कोई PWBD कैटेगरी का बच्चा है, अगर फुल होने के बाद भी उसको दिल्ली सेंटर दिया जाएगा अगर वो चाहेगा। पहले होता था, क्या होता था कि ना भाई, अब चाहे आप फीमेल हो, मेल हो, रिजर्व कैटेगरी का हो, चाहे फिजिकली एबल्ड हो, कुछ भी हो, एक बार सेंटर फुल उसका विंडो क्लोज। तो अब नहीं होगा, अब वैसा नहीं है। जो PWBD कैटेगरी के लोग हैं उनको मनपसंद सेंटर लास्ट मोमेंट तक यूपीएससी एलोकेट करेगी सर। इस पर ये अच्छा एक, हाँ, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि मान लीजिए जो फिजिकली डिसेबल हैं उनको कई बार बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्योंकि अगर मान लीजिए दो भाई बहन हैं, अगर दोनों एग्जाम दे रहे हैं, जैसे मेरे साथ में भी एक दो लोग थे, तो अगर दोनों का अलग अलग सेंटर पड़ गया तो उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती बिल्कुल। होती थी कि कौन उनको सेंटर तक लेके जाएगा। तो यूपीएससी का यह एक निश्चित ही एक जो है कि ये उत्साहवर्धन कदम है। सर, इस बार प्रतिभा सेतु के भी नाम की चर्चा हुई है, हाँ, इस पे इस भी बार एक बार आप प्रकाश जाएंगे, इस डालिए। बार पेज नंबर 6 पर जाएंगे तो प्रतिभा सेतु पोर्टल इस बार एक मिलेगा आप लोगों को। इसमें क्या है ना, इसको ध्यान से चूज करना बच्चों। ऐसे तो मैं सलाह दूंगा हर किसी को कि हर कोई हाँ वहां पर टिक कर देना। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए कई बार क्या होता है कि आपने पीटी पास किया, मेंस पास किया, इंटरव्यू गए, वहां से आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो एक्चुअली आप टैलेंटेड हैं, आप में क्वालिटी है, लेकिन आपका क्वालिटी वेस्ट होता था। तो अब यूपीएससी ने साफ साफ जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे उसी समय पूछेगी कि एक विकल्प दे रहा हूं बच्चों, कि अगर आपका इंटरव्यू के बाद से सिलेक्शन नहीं होता है तो इस प्रतिभा सेतु पोर्टल पर आपका डिटेल्स डाला जाएगा। जो प्राइवेट कंपनीज हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर से, वो चाहे तो आपको अपने सर्विस के लिए हायर कर सकती हैं। तो एक बहुत अच्छा चीज़ है मेरिट को बचाने के लिए, कि जो बच्चे इंटरव्यू देते हैं अगली बार प्रीलिम्स की तैयारी में लग जाते हैं। मेरे ही कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूं कि उनका इस बार इन्होंने इंटरव्यू दिया, अगली बार पीटी नहीं हुआ, फिर पीटी नहीं हुआ, फिर अगली बार मेंस नहीं हुआ। तो बहुत वो एक होता था ना कि अच्छा टैलेंट वेस्ट होता था। अब वो नहीं होगा। गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को भी बोला है कि अगर हमने किसी बच्चे को इंटरव्यू, हमारा बच्चा कोई दिया है, इस लेवल तक आया है, इसका मतलब है कि उसमें क्वालिटी है, इसका सर्टिफिकेट हम उसको दे रहे हैं। आप चाहो तो प्राइवेट सेक्टर में भी आप इनको इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये आपके लिए एक ऑल्टरनेट है। चलिए, बहुत अच्छा। जैसा कि आप लोगों को मैं इसको थोड़ा सा इस पे अगर मैं प्रकाश डालूं, प्रतिभा सेतु ऐप ये उन बच्चों के लिए ज्यादा कारगर होता है, जैसे सपोज कीजिए कि 10 लाख बच्चे प्रीलिम्स का फॉर्म भरते हैं सर। 10 लाख बच्चे प्रीलिम्स का फॉर्म भरे, लेकिन सिलेक्ट कितने होंगे? 933, ये फिक्स है ना। फॉर्म कितने भी, अब सपोज करिए, तो इस बात का तो पैमाना या पैरामीटर नहीं है ना कि 933 के अलावा जो 934 होगा उसका आईक्यू लेवल कम होगा। हो सकता है उसका वो दिन खराब हो सकता है उसको मेंटल फिजिकली कोई प्रॉब्लम हो। तो ऐसा केवल 934 ही नहीं होगा, हो सकता है इसमें लगभग 20, 25, 50 हजार या 1 लाख बच्चे ऐसे होते हैं जो वाकई में, जो बहुत वेरियस टाइप में, नहीं मतलब वेरियस टाइप में, जैसे सपोज कीजिए कि 3 टाइम, जैसे 15 टाइम, यानी कि 15,000 बच्चों ने मेंस दिया, ठीक है, 4,000, 3,000, 5,000 बच्चे अप्रॉक्स इंटरव्यू दिए। तो जो बच्चे इंटरव्यू दे रहे हैं, यानी 1/3 बच्चों का सिलेक्शन होना है। सपोज करिए 3,000 बच्चे इंटरव्यू दे रहे हैं, उसमें से 1,000 बच्चों का सिलेक्शन होना है। तो जो बाकी के 2,000 बच्चे हैं उनके लिए ये प्रतिभा सेतु ऐप बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होगा। क्यों? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं हो सकता है किसी का वो लास्ट अटेम्प्ट हो। बिल्कुल सर, और ऐसा है बच्चों की आप हाँ ही डालना है, यस, है ना। पता है क्यों सर? हाँ। कि आप ये मत समझिए कि आप प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो आपको कोई चपरासी प्यून क्लर्क के लेवल पर डील करने की कोशिश करेगा। आपके पास एक सर्टिफिकेट है कि आपने यूपीएससी कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का इंटरव्यू तक आप स्टेज तक पहुंचे, हो सकता है 2-4 नंबर से आपका छूट गया है। तो अगर आपको उस फील्ड में भी रखा जाएगा, कोई कंपनी आपको हायर करती है तो अच्छे पोस्ट पे ही करेगी। ठीक है, तो आप लोग समझ गए। तो इसको इसलिए हमने एलोबरेट किया कि आपको इसमें टिक करना है, क्योंकि ये दो चीज है। एक तो हो सकता है लास्ट अटेम्प्ट हो, और इस बात की तो गारंटी नहीं है ना कि अगली बार जब आप प्रिपरेशन करें तो आपके पास उस समय तक इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत वेल हो कि आप 1 साल तक लगे रहें। तो इसलिए आप इसको अपना बैकअप के तौर पे देखिए, प्लान बी के तौर पे देखिए। चलिए, हालांकि हमारी शुभकामनाएं हैं कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो, प्रतिभा सेतु ऐप की जरूरत ही ना पड़े। इसके बाद सर, ये जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनकी ट्रेनिंग का क्या प्रोसेस है ये इस बार? देखिए, सबसे बड़ा सर जो चेंज हुआ है ना इस बार, इसी चीज को लेकर के हुआ। जो सिलेक्टेड स्टूडेंट, जो टॉपर्स हैं ऑलरेडी, जो लिस्ट में पिछली बार शामिल हो गए थे, होता क्या था, ये जनरली, जैसे मैं एक डाटा बताऊं कि सोचिए ये आपके फेवर में है बच्चों, जो फ्रेशर्स हैं, खास करके जो अभी सिर्फ स्टूडेंट है, किसी भी सर्विस में नहीं है, आप लोग के लिए यूपीएससी ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है। क्यों?
आप लोग के लिए कंपटीशन टफ कर दिया है। सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो रैंक इंप्रूवमेंट के लिए एग्जाम में शामिल होते थे। एक सीट उन्होंने पहले तो ले ही ली है, लास्ट ईयर उसके पहले जब भी वो सिलेक्ट हुए हैं। फिर अगर इस ईयर भी वो अटेम्प्ट ले रहे हैं और इस बार फिर सेलेक्ट होते हैं तो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, आईपीएस है, और हो सकता है कि इस बार भी उनको आईपीएस मिल जाए। तो जाहिर सी बात है वो ये ज्वाइन तो करेंगे नहीं, लेकिन एक वैकेंसी कम हो गई। अब आपको लग रहा होगा एक वैकेंसी, मैं आप लोग को एक डाटा देता हूं। 2024 के एग्जाम में टोटल 28% ऐसे कैंडिडेट थे जो अपने रैंक इंप्रूवमेंट के लिए आए थे। आप समझ रहे हैं, 28, अगर 1000 सीट है तो 283, 283 ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट थे जो या तो आईआरएस थे या फिर आईपीएस थे, वो रैंक इंप्रूवमेंट के लिए आए थे। और ये तो सिर्फ 2024 का है, अगर उसके पीछे का भी बात करेंगे, 23 का भी बात करेंगे, तो ऐसा ही होता था। ऑन इन एवरेज 20% क्या होता था, ऑलरेडी सिलेक्टेड लोग आते थे और उनके सामने कंपटीशन करना जो फ्रेशर है उनके लिए टफ होता था। और यूपीएससी भी इस बात को लेकर के परेशान थी कि वो वैकेंसी निकाल ली, जैसे इस बार मान के चलिए 90-33, और कोई पिछली बार सिलेक्टेड कैंडिडेट इस बार आकर के सिलेक्ट हो गया, उसका रैंक पिछले की तुलना में बेहतर नहीं हो पाया, या तो वही सर्विस फिर से एलोकेट हो गया या रैंक नीचे आया, तो ज्वाइन तो करेगा नहीं। तो यूपीएससी की एक वैकेंसी वेस्ट हो गई। तो इस चीज को इसमें एक सुधार किया गया है कि अब अगर जैसे जो आईएएस या आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस में जो सिलेक्ट होते थे उनके लिए तो था ही कि भाई अगर आप आईएफएस बन गए हो, आपको चाहते हो कि आईएएस बनना है, तो अपने सर्विस से रिजाइन करो, आओ और फिर एग्जाम दो। इसके अलावा आईपीएस और उसके नीचे जितनी सर्विसेज है उन सब के लिए क्या था कि भाई साहब ठीक है, आप अपना सर्विस भी करो, छुट्टी लेकर के तैयारी करो, और फिर जब तक आपका अटेम्प्ट खत्म नहीं होता आप देते रहो अगर आपकी मर्जी है तो। यहां पर सर बहुत बड़ा चेंज किया गया है, पता है क्या, कि अगर आप 2025 में सेलेक्ट होते हैं तो अब आपके पास सिर्फ एक अटेम्प्ट बचता है, चाहे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सेलेक्ट हो गए हैं और आप ओबीसी कैटेगरी के हैं। इसका मतलब है आपके पास टोटल 9 अटेम्प्ट्स हैं, लेकिन आप पहले ही अटेम्प्ट में मान के चलिए फॉर एग्जांपल आईपीएस बन गए हैं, तो पहले क्या होता था, आपके पास माना जाता था कि 8 अटेम्प्ट आपके बाकी है। आप रैंक इंप्रूवमेंट के लिए तब तक कोशिश करते रहिए अगर आईएएस बनना है तो, जब तक आपको रैंक ना मिल जाए। लेकिन अब क्या, अब 8 अटेम्प्ट आपका नहीं है, अब सिर्फ एक अटेम्प्ट मिलेगा। 2025 में जो बच्चा, जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो गया है, वो सिर्फ एक अटेम्प्ट अगले साल 2026 में, 2027 में मैक्सिमम ले सकता है, मतलब 2026 में 27 में ले सकता है, उसके बाद से नहीं। मतलब अगर आप आईपीएस बन गए हैं और आपको अपने अटेम्प्ट का इस्तेमाल करना है तो सर्विस में रहते हुए सिर्फ एक अटेम्प्ट आप ले सकते हैं। और अगर आपको चाहिए कि ना भाई मैं तो अपने सारे अटेम्प्ट का इस्तेमाल करूंगा और आईएएस बन के ही छोड़ूंगा, तो आपको सर्विस से रिजाइन करना पड़ेगा। सबसे चलिए बड़ा बहुत अच्छी बात हो ये गई, सर चेंज ने ये हुआ। बताया। इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि आप लोगों के लिए बहुत बेहतर है। क्यों? हाँ, क्योंकि चूंकि उनका जो सिलेक्शन का, उनकी जो तैयारी है प्लस उनका कॉन्फिडेंस, सपोज करिए कि कोई आदमी क्लास ए का ऑफिसर ऑलरेडी है तो उसका कॉन्फिडेंस तो वैसे भी बूस्ट अप पे है, क्योंकि वो प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सारा चीज क्वालिफाई किया हुआ है ना। तो ये आप लोगों के लिए बहुत बेहतर है कि जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं उस पे क्या है, ऐसे बच्चों का सिलेक्शन होगा जो वाकई में फ्रेशर इन द सेंस कि मतलब जो पहली बार हाँ, आ यूपीएससी रहे हैं, चाहती है कि नए बच्चों को का वास्तव में मौका दिया जाए। मौका दिया जाए, इसके है ना? अलावा जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है सर, उनको उनसे रिलेटेड एक और चेंज है। पहले क्या होता था, जैसे मान के चलिए कि मैं आईआरएस बन गया या आईपीएस बन गया और मेरे को चाहिए तो आईएएस ही, तो मैं ट्रेनिंग पर ही नहीं जाता था। टॉपर्स लिस्ट में आने के बाद से मैं क्या करता था, अपनी छुट्टी अप्रूव करवा लेता था और फिर मैं अपनी आगे साल की तैयारी में लग जाता था। अब क्या है कि अब अगर कोई कैंडिडेट क्वालिफाई करता है, अगर वो ट्रेनिंग में नहीं जाता है, अगर वो अपना एग्जम्पशन उसका क्लेम नहीं करता है जब तक वो ग्रांट नहीं होता है, और अगर कोई इन्फॉर्मेशन वो आगे पास नहीं करता है, अपनी तैयारी में लग जाता है ये मान करके कि मैं तो ट्रेनिंग में नहीं जाऊंगा, मेरे सीनियर्स ने तो ऐसा ही किया था, तो ऐसे कैंडिडेट अब सतर्क हो जाए। पता है क्यों? आपका एलोकेटेड सर्विस गवर्नमेंट सीधा रद्द कर देगी। तो बिल्कुल सावधान रहें, इसको पास ऑन भी करें। ये मुझे हाँ। लगता है एक अच्छा इनिशिएटिव है। फिर कह रहा हूं ये भी आपके लिए बहुत ये बेहतर देखिए, है। अगर कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट सोच रहा होगा कि ये तो गवर्नमेंट हमारा हक मार रही है, तो सर ऐसा नहीं है बच्चों, ऐसा नहीं है। क्यों? कि गवर्नमेंट के पास रिसोर्स लिमिटेड है, उस रिसोर्स को वो मैक्सिमम ऑप्टिमम लेवल तक इस्तेमाल करना चाहती है। इस कारण से ये एक अच्छा इंक्लूसिव ये जो है डिसीजन इनिशिएटिव है है, यूपीएससी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए फिर एक बार हम अपनी बात को कंक्लूड करेंगे। कंक्लूड करते समय जो मेजर पॉइंट है जो आपको जानना चाहिए वो यही है कि जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो 933 है। कल से यानी 4 फरवरी से फॉर्म आप सबमिट कर सकते हैं
और इसका लास्ट डेट बिल्कुल मत जाइएगा, जो कि 24 फरवरी है। ठीक है, प्रीलिम्स का जो डेट है वो 24 मई है और जो मेंस एग्जाम का डेट है 21 अगस्त 2026 है। एज लिमिट जनरल कैंडिडेट के लिए 21 ईयर और मैक्सिमम 32 ईयर है। और कोई भी कोई भी ऐसा कैंडिडेट जो नॉर्मली किसी भी इंस्टीट्यूट से, चाहे वो रेगुलर हो या वो किसी और तरीके से, मतलब डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू भी, अगर वो सिर्फ बैचलर की डिग्री है तो वो ये फॉर्म्स सबमिट करने के लिए एलिजिबल है। सिर्फ 100 रुपए आपका खर्च होगा। जी, आप कुछ बता रहे थे। सर, हम लोग का मिस हो रहा था बच्चों कि पहले जो फोटो और सिग्नेचर का मामला होता था ना, तो आप 10 दिन पुराना फोटो विथ नेम एंड डेट सबमिट करते थे। इस बार क्या है कि वो नहीं चलेगा, और सिग्नेचर भी आप एक बार हिंदी और इंग्लिश में करते थे। तो देखिए, सावधान क्यों होना है यहाँ पर। इस बार तो लाइव फोटो कैप्चरिंग का सिस्टम है, वो तो ठीक है। सिग्नेचर बच्चों 3 बार करना है, बैक टू बैक। एक सिग्नेचर, फिर सेकंड सिग्नेचर, फिर थर्ड सिग्नेचर, एक के एक नीचे। और ध्यान रहे कि व्हाइट पेपर पर ब्लैक बॉल पेन से ही करना है। ठीक ना, ये एक इन्फॉर्मेशन मिस हो रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट था। नहीं तो क्या होता है सर, पता है? बिल्कुल कि बच्चे कई बार वो पुराना फोटो दे देते हैं और उनकी गलती नहीं है, वो ब्लू पेन से भर देंगे। ठीक ना, ऊपर दाएं बाएं कर देंगे, तो उसमें सावधानी बरतनी है। बिल्कुल, और सिग्नेचर आपका बहुत परफेक्ट हो। 3 बार करने का मतलब यही है कि तीनों बिल्कुल सेम हो, जैसे आप बैंक में करते हैं ना, एज इट इज। क्योंकि अगर आपका सिग्नेचर मैच नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड को, या ये आप कहिए जो अनवांटेड एलिमेंट्स हैं उनको रोकने के लिए, यानी आप लोगों के लिए बेहतर है कि जो बच्चे मेहनत करते हैं, यूपीएससी चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा आए, यानी प्रतिभा को ले, न कि ऐसे लोगों को ले कि जो कि उसको डिजर्व नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए तो हम अपनी बात को यहीं पे समाप्त करते हैं। होपफुली ये जो नोटिफिकेशन है, इसका जो एनालिसिस है, जो मेजर चेंजेस हैं, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस या हमारा कन्वर्सेशन आपको अच्छा लगा हो, जो आपके लिए ज्यादा यूजफुल है, तो आप प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। कोई भी अगर सजेशन हो या कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज ड्रॉप कीजिएगा, हमारी टीम उसको एनालिसिस करेगी। अगर कोई ऐसा बात हुआ कि जो हमें लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस पर एक सेपरेट वीडियो भी हम बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों, थैंक यू।